हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज की सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल समथिंग अबाउट योर एग्ज़ाम डेट। मैंने कम्युनिटी टैब में भी उसको डाल दिया है कि आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है इट हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। जो आपका पेपर जून में होना था वो अब 18 अगस्त के लिए कर दिया है। दैट मीन्स नाउ योर पेपर इज़ बीन शेड्यूल्ड टू 18th ऑफ अगस्त। तो 18 अगस्त को आपका पेपर होगा LT इंग्लिश का, LT का पेपर, नॉट ओनली इंग्लिश, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर LT। ठीक है, तो एक तरफ से खुशखबरी है कि जिन लोगों की भी तैयारी थोड़ी ढंग से नहीं हुई थी दे विल गेट टाइम। लेकिन इस समय का मतलब ये नहीं है कि आप इस समय का इसको लीनियंटली लें। प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज़। आप जैसे अपनी तैयारी अभी कर रहे थे, जैसे कि आपका अगले महीने ही पेपर है, उसी स्पीड से, उसी पेस से आपको अभी भी तैयारी करनी है। आपका जो मोरल है, एंथू है, वो एज इट इज़ होना चाहिए द डे इट वॉज यस्टरडे। इज़ दैट क्लियर? डेट पीछे होने से आपका मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। मेरा ये मकसद, स्पेशली ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, यही है कि आप वही जुनून अपने अंदर रखिए जैसा जुनून अभी तक आपके अंदर था। नोबडी इज़ गोइंग टू डेयर टेक द चांस कि आपका सिलेक्शन ना हो। बस आप उसी जुनून से पढ़ते रहिए, ठीक है। एंड एक अच्छी बात यह है कि चलो अच्छा टाइम मिला है, यू कैन डू अ लॉट ऑफ रिवीजन। सो ऑन दैट बेसिस ओनली मैंने ये जो आपकी मैराथन सीरीज़ ये रेगुलर आएगी, ये आती रहेगी। इट्स अ मैराथन सीरीज़, इट विल बी अ कॉन्टीन्यूस। तो आपकी इस तरीके से प्रैक्टिस होती रहेगी। अभी तक हम 50 क्वेश्चंस कर रहे थे। आई हैव कर्टेल द क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मैंने कर्टेल कर दिया है, कम कर दिया है, सो दैट यू कुड गेट एवरी डे टू रिवाइज 25 क्वेश्चंस इन अ डे, जो थोड़े एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से विच आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू। थोड़ी थोड़ी डोज में आप रोज करते रहेंगे, निरंतर अभ्यास करेंगे, सो इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू। क्योंकि 50 क्वेश्चन बहुत से बच्चे, मुझे पता है, देखते नहीं हैं। तो वो बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ टाइम इट वॉज कि मुझे 50 तो देने ही थे समहाउ, बट ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ टाइम राइट नाउ वी कैन मेक अ गुड यूज़ ऑफ इट, है ना। तो 25 क्वेश्चन आफ्टर कंप्लीटिंग लॉट ऑफ प्रैक्टिस सेट्स आई विल अहेड मेक एंड एक्सटेंड द क्वेश्चंस। इट कुड बी लाइक दैट। वो जब होगा मैं बताऊंगी, बट अभी आई हैव कर्टेल्ड इट टू 25 क्वेश्चंस एवरी डे। आई विल गिव यू अ प्रैक्टिस सेट। वो आप करते रहिए, निरंतर अभ्यास करिए। एंड येस, ऑफ कोर्स आई वांट टू मेक इट क्लियर, अभी भी जो बच्चे चाहते हैं कि आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो, तो आप मेरे थंबनेल पे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी बच्चे जो आपको अलग से आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए हो, दैट थिंग एल्सो आई कैन प्रोवाइड यू। बस आपको थंबनेल पे जो दिए हुए नंबर है उस पर संपर्क करना है, ओके। तो जो भी हैं, अभी भी समय है। जो चाहते हैं कि भाई हमारी क्लास छूट जा, हमारे पास टाइम नहीं था, हम नहीं कर पा रहे थे ऑनलाइन क्लास, सो यू कैन डू इट। अभी भी टाइम है, जो इच्छुक है वो कर सकते हैं। तो बिना देरी किए लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज योर्स। लेट्स हैव अ लुक। कैरोलिन, स्पेलिंग ही गलत हो गई है, कैरोलिन, ठीक है, कैरोलिन, इट्स कैरोलिन, CA। जस्ट अ मिनट, ये गलत है ना, टाइप गलत हो जाता है। एक्चुअली टाइप करने वाले की, बेचारे की गलती हो जाती है, आप उसको नज़रअंदाज कर दीजिए, क्योंकि ये मैं टाइप नहीं करती हूँ। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, समहाउ इट हैपन्स। तो आप इसको नेगलेक्ट कर लीजिए, बस आपको मतलब समझना है। कैरोलिन है ये, ठीक है, कैरोलिन। तो देखिए, ये पूछता है, ये आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ना, ये उत्तराखंड के बच्चे तो कर ही रहे हैं, साथ में अगर और कोई भी लोग वीडियो देखते हैं तो इवन इट इज़ हेल्पफुल टू दोज देम ऑल्सो, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कैरोलिन एज कंसर्न्ड विद द रेन ऑफ, किसके रेन से, मतलब किसके राज्य में ये कैरोलिन एज को संबोधित किया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा, और अगर आपने मुझसे कहीं ने पढ़ा होगा तो वो भी जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं ये, कि कैरोलिन का जो शब्द था वो एक्चुअली था क्या। कैरोलिन को किससे संबोधित किया था? चार्ल्स से, CHARLES। ये कैरोलिन शब्द कहाँ से आया? चार्ल्स से आया, ठीक है।
तो इसीलिए इस शब्द को जो कैरोलिन एज हम बोलते हैं, ये कंसिडर, ये कंसर्न, ये किस संदर्भ में दिखाता है, किसके राज्य के संदर्भ में दिखाता है, चार्ल्स वन के। और ये चार्ल्स वन किस पीरियड के रहते हैं, ये जो कैरोलिन एज है ये कौन सी एज में है, ये ब्रिटिश हिस्ट्री में हम चार्ल्स वन के नाम से जानते हैं। तो ध्यान देखिए, आप बहुत रटना नहीं है। देखिए, मैं बार बार आपको ये बोलूँगी कि हर एक प्रश्न को डीपली समझिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क यू, एंड प्लीज आंसर दैट ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्वेश्चन। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बना देते हैं, सो दैट आपको डिलेमा होगा कि इसका आंसर तो ये होना चाहिए था, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन कैरोलिन एज किसके राज्य से संबोधित कर रहा है, तो वो चार्ल्स वन के एज से करता है, जो कि ब्रिटिश हिस्ट्री में नाम चार्ल्स वन का आता है। तो इसकी थोड़ी मैं हिस्ट्री बता दूं। ये लास्ट मतलब ये कितने समय तक रहा, इट वॉज अराउंड 1625 से 1649 तक के पीरियड को हम जो एज थी, दैट वाज योर चार्ल्स एज, कैरोलिन एज। और इसमें अगर हम बात करें तो ये 3 पोएटिक स्कूल्स बने इसमें, 3 पोएटिक स्कूल्स। अगर क्वेश्चन कुछ और इसमें डीपली पूछ लिया जाए तो आपको थोड़ा आना चाहिए। इसमें 3 पोएटिक स्कूल्स बने, पोएटिक तो आप जानते ही हैं। अब वो 3 पोएटिक स्कूल्स कौन कौन से थे, एक तो आपके आ गए थे मेटाफिजिकल, दूसरा आ गया था आपका कैवेलियर, कैवेलियर को हम बोलते हैं घुड़सवार, तीसरा आ गया था प्यूरिटन, प्यूरिटन उनको कहा जाता था जिन्हें आत्मशुद्धि कहते हैं, ठीक है। द वर्ड जो ये कैरोलिन है, ये चार्ल्स मैंने आपको बता दिया वहाँ से आया है, जो कि किंग ऑफ इंग्लैंड है। 1625 से 1649 का पीरियड है। तो आपको आई होप ये पीरियड भी याद रहेगा और चार्ल्स वन याद रहेगा। कैरोलिन से चार्ल्स वन को संबोधित करना है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द प्लेस ओरिजिन ऑफ रेनेसेंस मूवमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, बहुत हाई लेवल के एग्जाम में भी आया है, तो लोअर लेवल के एग्जाम में भी आया है। देखो, एग्जाम का लेवल हायर लेवल मत देखिए, जिस भी एग्जाम में अगर कुछ पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है। तो कहता है कि कौन सी जगह से रेनेसेंस जो मूवमेंट हुआ था उसकी उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुआ था। तो ये ओरिजिन हुआ था, आपको याद होना चाहिए, इटली से हुआ था, है ना। और कब हुआ था, ये 14th सेंचुरी में हुआ था, आपको ये भी याद रखना है। जब किसका एंड हो रहा था, मिडिल एज का एंड हो रहा था। और किस जगह पर जा रही थी, जो ये हाइट थी ये कब तक पहुंच गई थी, 15th सेंचुरी तक। और जो ये रेनेसा था ये स्प्रेड हो गया रेस्ट ऑफ यूरोप में 16th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में। और ये जो इंग्लिश रेनेसा जो था, इसका जो ये एरा था कल्चर का, ये रिवाइव हुआ, इसीलिए इसको रीबर्थ कहा। इसमें पोएटिक इवोल्यूशन शुरू होने लग गए लेट 15th सेंचुरी में, जिसकी वजह से रिवोल्यूशनरी ईयर कहलाया गया, ठीक है। 17th सेंचुरी को रिवोल्यूशनरी ईयर इसीलिए कहा गया। और यहाँ पर अर्ली समिट्स जैसे पोइट्री अचीवमेंट मिले। कुछ रेनेसा के जो ऑथर्स थे, अगर आपको याद आए तो हम फ्रांसिस बेकन जी को पढ़ते हैं, जॉन डन को पढ़ते हैं, बेन जॉनसन को पढ़ते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो पढ़ते हैं, विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, एंड लॉट ऑफ आर देयर, है ना। तो दिस इज द राइट आंसर, इटली। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। विच पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ चौसर। कौन से एज को एज ऑफ चौसर माना जाता है। तो जो मिडिल इंग्लिश पीरियड रहता है दैट इज अराउंड 1606 से लेकर 1666 कीजिए ना, 1 मिनट रुकिए, गलत मत कीजिए, 1066 से शुरू होता है ना मिडिल एज, ठीक है। तो 1066 से और 1500 तक का जो समय था, ठीक है, ये वाले पीरियड को 1066 से 1500 इसको हम कहते हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड। यहाँ एक नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, अगर आपको याद हो, नॉर्मंडी एक जगह थी, है ना। तो 1066 में, और ये ख़त्म होता है 15th सेंचुरी में। तो पर्टिकुलरली ये जो पीरियड है 1340 से अगर हम लगाएं, 1340 से और 1400 तक का जो ये पीरियड है, इसी को एज ऑफ चौसर कहा जाता है। अब चौसर कौन है, द ग्रेट पोइट जिन्हें हम बोल रहे हैं जियोफ्री चौसर। इस काल में जियोफ्री चौसर ही वॉज द डोमिनेटिंग लीडर एट दैट टाइम, ठीक है।
तो चौसर अब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आना भी चाहिए, इट्स वेरी क्लियर। एज ऑफ चौसर, मिडिल एज। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच चैप्टर ऑफ पॉलिटिक्स डज एरिस्टोटल डिफाइन, किस चैप्टर में एरिस्टोटल ने डिफाइन किया है? ये इमिटेशन वाला लास्ट वीडियो में भी आया है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन दूसरा पूछ लिया कि कौन से चैप्टर में आया है। सो द क्वेश्चन बिकम्स एंटायरली डिफरेंट, कि जो इमिटेशन है किसी भी कार्य का वो बहुत सीरियस होता है, ठीक है। ट्रेजेडी को उन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया था, लेकिन कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, कुछ डिग्री था। तो ये मैंने इसमें ये पूछ रहा है कि ये कौन से चैप्टर में है, तो आपको याद होगा ये दिया किसने है, ये एरिस्टोटल ने डिफाइन किया था ट्रेजेडी में एक इमिटेशन को एक्शन के रूप में। और उन्होंने यहाँ पर ये जो बताया है मैग्नीट्यूड जो बताया, दैट इज़ थ्रू पिटी, दया, डर, अपनी आत्मशुद्धि कर लो, क्लियरिटी। अगर आपको याद आए तो मैंने कैथारेसिस एक शब्द बताया था आपको, लिटरेरी टर्म था, जिसका मतलब ही यही होता है कि आत्मशुद्धि। तो जो एम था इस ट्रेजेडी का एरिस्टोटल का, वो यही था कि आत्मशुद्धि कर लो, ठीक है। तो ये चैप्टर 6 में आया, तो याद रखिएगा चैप्टर 6। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर जॉनसन्स ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। ये जो सैमुअल हैं, ये जॉनसन आप सभी लोग जानते हैं, तो इनका जो एक डिक्शनरी थी इंग्लिश लैंग्वेज में, वो पब्लिश कौन से सन में होती है? तो ये 15 अप्रैल 1755 में, याद रखिए 1755 में सैमुअल जॉनसन ने अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिखी, जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल डिक्शनरी मानी जाती है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, बहुत प्रभावित है करती है मतलब। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एरिस्टोटल ट्रेजेडी, मतलब एरिस्टोटल के अनुसार इसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है ट्रेजेडी का? कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो हम पहले ये पढ़ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ट्रेजेडी के कितने एलिमेंट्स हैं। तो ट्रेजेडी की अगर हम एरिस्टोटल के अनुसार बात करें तो इन्होंने टोटल 6 एलिमेंट्स बताए। हाउ मेनी एलिमेंट्स? 6। अब उस 6 में किस किस का नाम आता है वो देख लेते हैं। पहला है आपका प्लॉट, फर्स्ट इज योर प्लॉट, PLOT, एक तो प्लॉट हो गया। दूसरा आपका कैरेक्टर हो गया, कैरेक्टर, ठीक है। तीसरा आपका आता है डिक्शन, ओके। फोर्थ आपका आता है थॉट, THOUGHT, थॉट। पांचवा आता है आपका स्पेक्टिकल, ओके, जिसे हम तमाशा भी बोलते हैं। सॉन्ग, SONG, सॉन्ग, जिसको हम कभी कभी म्यूजिक भी बोलते हैं, राइट। तो अब आप देख लीजिए, प्लॉट है, कैरेक्टर है, डिक्शन है, थॉट है, स्पेक्टिकल है एंड सॉन्ग है। सो व्हाट डू यू थिंक? प्लॉट है, सॉन्ग से हम मेलोडी को डिफाइन कर सकते हैं, कैरेक्टर है, ओके। द ओनली थिंग विच वी कांट रिकॉग्नाइज वो है डायलॉग। तो इसका मतलब डायलॉग इसका कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, ओके। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में। इन विच ईयर वॉज हेरोल्ड पिंटर? ऑल्दो दिस क्वेश्चन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी इन योर कोर्स राइट नाउ, बट द वन जो लोग और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं देन डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू। देन कौन से ईयर में हेरोल्ड पिंटर जी को अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज़ का? तो वो उनको 2005 में मिला था, राइट। और वो उनको इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने एक स्पीच बताई थी जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से US पे अटैक किया गया था, द US इन्वेजन ऑफ इराक, उसके बेस पे था। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। हु वाज द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश प्लेराइट अवॉर्डेड टू बी अवार्डेड एट द साहित्य अकेडमी अवार्ड? देखिए ध्यान से ध्यान देना, कौन से पहले भारतीय इंग्लिश प्लेराइट हैं, दैट मीन्स भारतीय हैं, तो उनका जो नाम आता है दैट इज़ योर महेश डटानी। तो इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। महेश डटानी सबसे पहले इंडियन इंग्लिश प्लेराइट हैं जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, ही इज़ द फर्स्ट। इनका जो पॉपुलर प्ले था वेयर देयर इज़ अ विल, द बिग फैट सिटी, द फाइनल सोल्यूशन, डांस लाइक अ मैन, डांस लाइक अ मैन, और डांस लाइक अ मैन जो वर्क आया था उसी के लिए इनको, ये वर्क के लिए ही इन्हें वो मिला था, यू नो, दिस प्राइज़।
अवॉर्डेड फॉर द बेस्ट पिक्चर इन इंग्लिश बाय द नेशनल पैनोरामा, उनके अनुसार। तो द आंसर इज योर महेश डटानी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स हैव अ लुक। Which of these poets wrote a poem that served to inspire W.B. Yeats to write his own poem When You Are Old? इनमें से कौन से पोइट थे जिन्होंने W.B. Yeats को प्रेरित किया, इन्फ्लुएंस किया कि वो ये पोएम लिख सकें When You Are Old? इतना इन्फ्लुएंस किया उन्होंने। तो who was that person? Who was that author? So the name of the author or a poet was पेरी डी रोनार्स्ट। ये था ऑप्शन नंबर बी, पेरी डी रोनसार्ड। एक्चुअली ये एक इन्होंने पोयम लिखी थी, उसी पोयम से ही वॉज एक्चुअली अ फ्रेंच पोइट। अगर हम बात करें तो ये पेरी डी रोनसार्ड एक क्या है, फ्रेंच पोइट है, या आप कह सकते हो अपनी जनरेशन के, इन्हें क्या कहा जाता है, प्रिंस ऑफ पोइट्स। इस नाम से भी फ्रांस में लोग इनके जनरेशन के इनको प्रिंस ऑफ पोइट्स के नाम से जानते हैं। तो जो मेजर थीम थी इसमें, व्हेन यू आर ओल्ड, आर लव, रिजेक्शन एंड टाइम, ये 3 चीज़ों के बारे में था। तो इट इज़ बिटर स्वीट पोएम, बिटर भी है, स्वीट भी है, कड़वा सच है, मीठा है। दैट रिवील्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लव, ये यहाँ पर बताती है कि कितनी जटिलताएं हैं प्यार में। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन को पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम इसके ऑप्शंस पे जाएंगे। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एजर्शन ए, पहला वाला ए एजर्शन है, दूसरा वाला रीजन है बी। अब आपने क्या करना है, अब आपको पहले एजर्शन भी देखना है, फिर उसके बाद रीज़न भी देखना है। इफ़ यू फील ऊपर वाले का जो एजर्शन है उसकी रीजनिंग सही है, तो अब आपको पता है कैसे करना है। तो लेट्स कैन अंडरस्टैंड फर्स्ट एजर्शन को समझते हैं। पोस्ट मॉडर्न नरेटिव्स फोकस ऑन द इनडिटर्मिनेट एंड अनस्टेबल नेचर ऑफ टेक्सुअलिटी एंड सब्जेक्टिविटी। कहते हैं जो पोस्ट मॉडर्न, जो बाद वाले जो नरेटिव्स आए हैं मॉडर्न के, उनका मेन मकसद केंद्रित कहाँ होता है, इट इनडिटर्मिनेट, मतलब उसको ज़्यादा पहचानने में लगाते हैं, एंड अनस्टेबल नेचर, ऐसा नेचर जो क्या है, अस्थाई है, किस में, शब्दिकता में। टेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को जो शब्द में लिखा जाता है, और सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है आत्ममिथ्या। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर ये मानते हैं, ये असर्शन दिया है। अब इसका हम रीज़न देखें। पोस्टमार्टम नरेटिव्स एक्ट एज अ रिगार्ड narrates and character as tentative representation of writing and identity। tentative का मतलब होता है आनंद में, लिख सकते हैं आप। तो कहते हैं कि जो ये पोस्ट मॉडर्न नरेटिव होती है, इसमें जो नरेटिव्स होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, वो अंदाज़न, कहते हैं ना, अंदाज़न लगाया जाता है कि इनकी राइटिंग और आइडेंटिटी क्या है, उससे पता लगा सकते हैं। तो इसका अगर हम आइडिया लें तो ये समझ में ये आता है कि इसका जो ऊपर वाला जो एजर्शन है, इट एब्सोल्युटली फुलफिल्स द सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर हम पहले वाले की बात देखें तो हमें ऐसा लगता है पहले वाले को दूसरा जो रीज़न है वो तो पूरी तरीके से संतुष्ट कर रहा है। तो इट सीम्स टू बी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, जिसमें कहते हैं बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए एक चीज़ में और चीज़ आप लोगों को, सॉरी इन बिटवीन आई एम इंटरप्टिंग, बट आई हैव टू मेक इट क्लियर एज वेल। ऐसा होता है, देखिए आप लोग ये सोच लीजिए आपको इतना टाइम भी मिल रहा है, तो डोंट एक्सपेक्ट द क्वेश्चंस विल बी वेरी सिंपल। इट कुड बी डाइसी, इट कुड बी चेंज्ड इन ऑर्डर टू मेक इट सो ट्रिकी इन अ वे, है ना। तो जब क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं कि मैम द आंसर क्वेश्चंस आर वेरी डीप, आई हैव टू मेक इट डीप बिकॉज यू मस्ट नो द आंसर फ्रॉम द डीप सेंस एज वेल। तो इसी वजह से मेरा डीप देने का मकसद ये होता है कि आप उस आंसर की अंदर की तह तक चले जाएं, क्योंकि कब कैसे प्रश्न आ जाए आपको एग्जामिनर के मूड का पता नहीं। जब आपको इतना टाइम दिया है तो जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन होगा वो आप इतना लाइटली मत लीजिएगा, आई एम टेलिंग यू, है ना।
तो ऑन दैट बेसिस ही क्वेश्चंस को हम फॉर्मेट को वैसे बनाए हैं. सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. कौन सा फॉलोइंग कंफर्म करता है टू लिबरल ह्यूमनिस्ट थॉट? एक्चुअली कंफर्म. लिबरल मतलब फ्री, आज़ाद, ठीक है, स्वतंत्र. ह्यूमनिस्ट ये थॉट मतलब इंसान के जो विचार हैं. तो अब इसमें ए और आर दोनों होंगे. अब पहले मैं आपको एक बार ए बता देती हूँ. लिटरेचर ट्रांसेंड्स द लिमिट ऑफ द एज ऑफ इट्स ओरिजिन एंड सो इट इज़ टाइमलेस. देखिए ध्यान से समझिए कि जो साहित्य है वो तो एक अतिक्रमण, मान लो ट्रांसेंड्स का मतलब होता है अतिक्रमण, जो बिल्कुल सीमित कर देता है किसको? एज ऑफ इट्स ओरिजिन, जो उसका जो एज है जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है उसको बिल्कुल सीमित कर देता है. एंड सो इज टाइमलेस, और इसी प्रकार से कालातीत होती है. टाइमलेस मतलब. नेक्स्ट इसका एजर्शन तो ये दिया है, रीज़न इसका ये बताया है, लिटरेचर इज अनटच्ड बाय एसेंशियल ह्यूमंस, कि लिटरेचर ऐसी चीज़ है जो किसी एसेंशियल मतलब जो ज़रूरत इंसान का जो नेचर है उससे ये बिल्कुल अछूत है. विच इज़ अनचेंजिंग, जो कभी बदलेगी नहीं. ये सी है, डी है, बी है. सी कहता है लिटरेचर इज़ डिवॉइड ऑफ एनी पर्पस टू एनहांस लाइफ और प्रमोट ह्यूमन वैल्यूज़. कहता है कि भाई जो लिटरेचर है इसमें तो कमी है किसी भी पर्पस को आगे बढ़ाने की, नैतिकता को बढ़ाने की. नेक्स्ट डी ऑप्शन है आइडेंटिफाई, मतलब कहने का ऊपर का मतलब ये है कि जो ये लिबरल ह्यूमनिस्ट थॉट है ये आइडेंटिफाई करता है एक यूनिक एसेंस अनअफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, कि ये एक अनोखा एसेंस है, ऑरा है, जो अनछुआ है सोसाइटी और एनवायरनमेंट से. तो देखिए थोड़ा आप को रिलेट कीजिए. हमने ऊपर वाले ए में यही पढ़ा कि लिटरेचर का अतिक्रमण बिल्कुल सीमित हो गया है किस एज में? जब वो पैदा हुआ और वो लोगों तक पहुंचा नहीं. ठीक, तो हम कहीं ना कहीं इस आंसर को ए और डी से को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ए जो बताना चाह रहा है उसका कहीं ना कहीं समाज में या एनवायरनमेंट में अनअफेक्टेड है उसका एसेंस, तो वो हमें डी में दिखने को मिलता है. सो व्हाट बिकम्स द आंसर एजर्शन का, रीज़न का, कि ए और डी विल बी द राइट आंसर. ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर. ओके, ऑप्शन नंबर सी, ए और डी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12th में. द फर्स्ट पेस्टोरल रोमांस इन इंग्लिश. जो फर्स्ट पेस्टोरल रोमांस था इंग्लिश में वो एक्चुअली एक्रेडिया था. अगर आपको याद हो हमने पढ़ा भी है एक्रेडिया, ACARCADIA लिखा है ना. अब वो सिडनीज एक्रेडिया है. तो एक्चुअली ये पेस्टोरल रोमांस है जहाँ पर द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स एक्रेडिया लिखा गया था सर फिलिप सिडनी के द्वारा 16th सेंचुरी में. और इसमें जो खोटिया रहते हैं, दरबारी रहते हैं, वो डिस्गाइज फॉर्म में रहते हैं. एक अमेजोन और एक शेपर्ड बन जाता है. दे मेक लव एंड सिंग डेलिकेट एक्सपेरिमेंटल वर्सेस. तो वो आपस में प्रेम करते हैं और डिस्गाइज फॉर्म में रहते हैं. डिस्गाइज का मतलब छिपे हुए हैं, मास्क पहना हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्राइडन इन हिज एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री डज नॉट डिबेट ऑन. कहने का मतलब है कि ड्राइडन ने अपने जो एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी है उसमें किस चीज़ के बारे में डिबेट नहीं किया है. तो देखिए यूनिटीज़ ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, ये तो उन्होंने किया ही है. रिजिड डिस्टिंक्शन बिटवीन जेनरीज ये भी किया है. यूज़ ऑफ राइम इन ड्रामा ये भी किया है. तो आपका कैथरेसिस अगर आपको याद आ रहा हो, दिस क्वेश्चन वाज वन ऑफ द क्वेश्चन इन द लास्ट सीरीज. कैथरेसिस जिसमें मैंने आपको बोला था आत्मशुद्धि. तो ये कहीं ना कहीं ये जो तथ्य है ये किसका है, ये आपको याद आना चाहिए. ये टर्म किसने दिया था? ये एरिस्टोटल ने दिया था. तो इनके ड्रामा में हमको ये देखने को नहीं मिलता है, ये एरिस्टोटल का है. सो दिस विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14th. द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मेथड इज नॉट यूज्ड बाय. देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लीजिए. जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है ये मेथड किसके द्वारा यूज़ नहीं किया गया है? मुझे पता है जब बच्चे एग्ज़ाम देंगे, अगर ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता तो सबसे पहले स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस आते ही लोगों के दिमाग में वर्जीनिया वुल्फ आ जाता. सबसे पहले आता कि नहीं आता?
आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल इट विल हिट इन योर माइंड, लेकिन क्वेश्चन को देख लो, नॉट कह रहा है वो, ठीक है। तो जहाँ नॉट लग गया तो जितने भी ये ऑथर्स हैं ये सारे के सारे इन्होंने जो वर्क किए थे वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे है, चाहे वो आप नाथन एश ले लो, कॉनार्ड एकिन ले लो, वर्जीनिया वुल्फ ले लो, एक्सेप्ट रेबिका वेस्ट जो कि हैरियट ह्यूम है, इन्होंने इस वर्क को इसमें नहीं किया था। इवन डोरोथी रिचर्डसन ने, हेनरी जेम्स और भी हैं जिन्होंने इसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को किया था, लेकिन रेबेका वेस्ट ने, जो हैरियट ह्यूम है, इन्होंने इसका यूज़ नहीं किया, इस टेक्निक का यूज़ नहीं किया। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आपको पता होना चाहिए, ये एक अनब्रोकन थॉट है माइंड में जो निरंतर चलता रहता है, और हमें किसी भी कैरेक्टर का पता, उसके क्या मन में चल रहा है, उसके क्या भाव है, वो हमको एज अ ऑडियंस, एज अ रीडर हमें पहले ही पता चल जाता है, इवन बिफोर द कैरेक्टर नोज हिमसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। Who among the following was the master poet of कैवलरीज? कैवलरीज का मास्टर पोइट कौन था? तो ही वॉज योर कैरियो, मैथ्यू थॉमस कैरियो नाम से आता है, थॉमस कैरियो। इन्हें कैवेलियर माना जाता था, घुड़सवार नोन, और ये इंग्लिश पोइट भी थे और सबसे पहले कैवेलियर सॉन्ग राइटर भी थे अगर हम बोलें तो। इन्होंने अगर देखा जाए तो अपोज किया था राउंड हेड में, जिन्होंने सपोर्ट किया था पार्लियामेंट, सिविल वॉर के उस टाइम की बात है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि थॉमस कैरियो जो थे, और भी बेस्ट नोन कैवेलियर पॉइंट्स हैं जैसे रॉबर्ट हैरिक है, रिचर्ड लवलेस है, थॉमस कैरियो, सर जॉन सकलिंग, ये सारे आंसर्स हैं, ठीक है। द बेस्ट नोन फॉर, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, द मास्टर पॉइंट पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि मास्टर ऑफ पॉइंट, तो द बेस्ट नोन ऑफ कैवेलियर पॉइंट आर रॉबर्ट हैरिक, लेकिन थॉमस कैरियो जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा मास्टर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव फिगर इन जेस एज? जेस एज, एक्चुअली जेस एज क्या है, ये एक टर्म है जो एफ स्कॉट फिट्जरगल्ड ने की थी। फिट्जरगल्ड, पहले तो आंसर ही लिख लीजिए, एफ स्कॉट फिट्जरगल्ड। ये डिस्क्राइब करने के लिए द फैम्ब्यूएंट, फैम्ब्यूएंट का मतलब होता है जो चमकीला हो, किसी भी जो कल्चर में हो किसी के, या किसी के कैरेक्टराइजेशन में हो, द 1920s के। तो ये टर्म पॉपुलराइज हुआ था, जो इनका पब्लिकेशन था अपनी ही शॉर्ट स्टोरी में, टेल्स ऑफ द जेस एज, उसमें ये चीज़ है, तो इन्हीं का वर्क था। तो यही है फिगर, आंसर इज योर एफ स्कॉट फिट्जरगल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड एन एलिप्टिकल स्टाइल? एलिप्टिकल ये एक स्टाइल है जिसमें एक फ्रेज होते हैं, शब्दों के फ्रेज होते हैं, जिसमें कॉन्टेक्स्ट जो है, जो संदर्भ है, उस संदर्भ में जोड़े जाते हैं और उसको हटा दिया जाता है और एक सेंटेंस बना लिया जाता है। मतलब कोई भी एक सेंटेंस है, उसमें कोई भी अनवांटेड चीज़ को हटा लिया। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थे वो, उन्हीं को कहा जाता है अ डार्क एंड द एलिप्टिकल मोड ऑफ स्पीच। तो ये आंसर आएगा आपका, दैट वाज रॉबर्ट ब्राउनिंग। इन्हें क्या कहा जाता है, डार्क एंड एलिप्टिकल मोड ऑफ स्पीच, दैट मीन्स अ वर्ड, या यू कैन से अ फ्रेज इम्प्लाइड बाय अ कॉन्टेक्स्ट इज ओमिटेड, हटा दिया जाता है फ्रॉम अ सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स हैज अ चाइनीज बॉक्स स्ट्रक्चर? चाइनीज बॉक्स स्ट्रक्चर क्या है? ये एक्चुअली वो स्ट्रक्चर है जिसमें प्लेटोस के डायलॉग हैं। थोड़ा याद रखिएगा क्या है ये चाइनीज बॉक्स, अगर आ गया तो आपने समझ जाना है कि ये प्लेटोस के डायलॉग हैं। द सिम्पोजियम, ठीक है, क्या है, द सिम्पोजियम। मैरी शेलीज 1818 में नोवेल है। फ्रैंकेस्टीन, जॉस्टीन गार्डनर, द सॉलिटर मिस्ट्री, एमिली ब्रॉन्स, वुथरिंग हाइट्स, जोसेफ कॉनार्ड्स, हार्ट्स ऑफ डार्कनेस, ये सब चीज़ें जो है, ये सारे के सारे नोवेल्स किसे कहलाए जाते हैं, चाइनीज बॉक्स स्ट्रक्चर। सो व्हाट विल बी योर आंसर?
वूथरिंग हाइट्स विल कम हियर, वूथरिंग हाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। लेट्स हैव अ लुक। ऑल लिबरल फेमिनिस्ट एडवोकेट, जितनी भी लिबरल आज़ाद फेमिनिस्ट है वो किस चीज़ को बताती हैं? तो वो बताती हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए पब्लिक स्पेयर में, मतलब कि जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। तो उनका कहने का मतलब है भाई एक जैसा होना चाहिए, फीमेल्स को भी सोसाइटी में गलत ठहराना नहीं चाहिए और उनको कम इंटेलिजेंट नहीं समझना चाहिए, कम का दर्जा नहीं देना चाहिए, आकलन नहीं करना चाहिए कि वो कम बुद्धिमान है। ये जो फेमिनिज्म बिलीफ था ये प्रैग्मेटिक रिफॉर्म में आया अगेंस्ट जस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन थ्रू प्रमोशन, इक्वल राइट दो, फॉर्मुलेटिंग लॉज के लिए, पॉलिसीज़ के लिए कि बराबर का दर्जा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20th। द epithet Cockney School of Poetry appeared in which of the following journals? देखिए एपिथेट का मतलब होता है किसी के लिए गंदे शब्द बोलना, अपशब्द बोलना, अब्यूज़ करना, ठीक। तो कॉकनी स्कूल जो इन्होंने नाम दिया था पोइट्री के, उसमें ये एक अपशब्द था, लेकिन ये अपीयर हुआ था कौन से जर्नल में? तो ये दिखाया गया था इन द ब्लैकवुड्स एडिनबर्ग मैगजीन 1817 बाय द कंजर्वेटिव। ब्लैकवुड्स है ना, एडिनबर्ग मैगजीन, ये एक ग्रुप ऑफ राइटर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं जो गैदर्ड हुए थे लंदन में अराउंड द पोइट, और इसके साथ ही जर्नलिस्ट और क्रिटिक भी रहे हैं ले हंट। जो मेंबर थे कॉकनी स्कूल के वो पोइट्री थे जॉन कीट्स, ले हंट, पी.बी. शेली। तो ये थोड़ा आंसर डिटेल में हो गया है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21। पोप्स an essay on criticism was fiercely attacked. However, one of the following did not so. What was it? कहते हैं कि पोप का जो ऐसे था क्रिटिसिज्म में, आलोचना पे, बहुत भीषण तरीके से उस अटैक हुआ था, मतलब लोगों ने उस पर बड़ी आलोचना करी। वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट, लेकिन कुछ एक जना ऐसा भी था जिसने उस पर कोई भी आरोप नहीं लगाया। तो वो कौन थे? तो वो थे आपके, अगर आंसर इसका आंसर वो है तो आपको ये देख लेना है, दैट आंसर विल बी योर जॉन डेनिस। क्या आएगा आपका? जॉन डेनिस। तो जॉन डेनिस एक ऐसे इंग्लिश क्रिटिक थे, या लिख लीजिए, एक जॉन डेनिस ऐसे इंग्लिश क्रिटिक थे जिन्होंने ये बोला टू, एक उनकी फेमस कोटेशन भी है, टू एयर इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, कि भाई गलती तो इंसान से होती है और माफ़ करने का काम किसका होता है? भगवान का। उन्होंने बहुत सारे लिखे, अ लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस, इस तरीके से भी दिया था, फूल्स रश इज़ वेयर एंजल्स फियर्स टू ट्रेड। तो ये कुछ पोप के, ये एक्चुअली ये पोप के कोटेशंस हैं। मैं अलेक्जेंडर पोप की बात कर रही हूँ, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। पहले यहीं से समझा देती हूँ मैं एसे ऑफ क्रिटिसिज्म था क्या, पहले आप देख लीजिए। एंड एसे ऑन क्रिटिसिज्म की अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे पहला मेजर पोएम था जो अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था 1688 से 1744 तक, और ये पब्लिश हुआ था 1711 में। इन्हीं की कुछ फेमस कोटेशंस यही हैं कि टू err इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, अ लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग, द फूल्स रश इज़ वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। ये एसे ऑन क्रिटिसिज्म का ही कोटेशन है, प्लीज़ याद रखिए। और जो किसने लिखा था? आपके एसे ऑफ क्रिटिसिज्म विच वॉज रिटन बाई पोप, अलेक्जेंडर पोप ने लिखा। लेकिन जॉन डेनिस जो थे इंग्लिश क्रिटिक थे, ड्रामेटिस्ट थे, जिन्होंने जोर दिया इनके इम्पोर्टेंस पे, पैशन पे, कि किस तरीके का जुनून है इनका पोइट्री में, लेट टू अ लॉन्ग क्वेरल विथ अलेक्जेंडर पोप। मतलब जिस प्रकार का इनका जुनून था, इसीलिए ये लंबे समय तक क्या रहे, एक तरीके से पोप के साथ इनका कहीं ना कहीं झगड़ा ही रहा। ठीक है, फियर्सली अटैक समझ में आ गया आई थिंक। मतलब किसी ने भीषण काल तरीके से अटैक किया था इनके एसे ऑफ क्रिटिसिज्म पे, तो वो थे जॉन डेनिस। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ही वन द नोबेल प्राइज ऑफ फॉर लिटरेचर इन 1973। ये कौन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता 1793 में?
तो 1793 में इनको मिला था नोबल प्राइज़ इनकी एपिक के लिए, इनके जो एपिक था उसके लिए मिला था, ठीक है। तो वो जो एपिक भी वो इस तरीके से था कि साइकोलॉजिकल नरेटिव आर्ट था, जिसमें उन्होंने नए कॉन्टिनेंट, नए महाद्वीप को बताया लिटरेचर के अंदर। तो वो थे आपके पैट्रिक वाइट। इट वाज पैट्रिक वाइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन। ये है 23 क्वेश्चन। Who wrote Incidents in the Life of a Slave Girl? एक स्लेव गर्ल है, दासी लड़की है, उसकी लाइफ पे क्या क्या घटनाएं हुई, ये किसने लिखी? तो 1861 में, मैं थोड़ा सा कहानी बता दूं, 1861 में हैरियट विल्सन, ओके सॉरी हैरियट विल्सन नहीं आएगा यहाँ, जैकब आएगा। हैरियट जैकब जो थी, हैरियट डाल के हमने हैरियट विल्सन कर दिया, हैरियट जैकब आएगा। तो हैरियट जैकब जो थी, उन्होंने अपनी ही बारे में, कि वो एक दासी बन गई थी, अपनी ही नरेटिव को उन्होंने पब्लिश किया, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने आप को कैसे रोका अपने मास्टर से, जो मास्टर उनके साथ एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था, मॉलेस्ट कर रहा था, और उनका अल्टीमेट अचीवमेंट उन्हें कैसे प्राप्त हुआ, फ्रीडम मिला उनको भी, किसको, ऑथर को, एट द सेम टाइम उनके 2 बच्चों को। तो इस स्लेव गर्ल की बात ये है। तो ये किसने लिखी थी? हैरियट जैकब्स ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th। लेट्स हैव अ लुक, 24th को देख लेते हैं। रेस रिलेशंस इन द नॉर्थ आर अटैक्ड इन। अब रेस की जो बात चल रही है, अब हमारे विल्सन जी की बात आई, हैरियट विल्सन की, ठीक है, बताएंगे कैसे। रेस यहाँ किसको कहा गया है? रेस अगर बात करें तो हम रेशियल की बात कर रहे हैं, नस्ल की बात कर रहे हैं, नस्ली बाल, जो नस्ल के बेस पे बंटवारा होता है ना, उसकी बात चल रही है। तो रेस रिलेशन नॉर्थ में अटैक्ड हुआ था हैरियट विल्सन की अवर निग, ये वर्क से, ठीक है। इसको मैं समझाती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ईयर 1859 में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर पहला अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन राइटिंग देखने को मिली, तो हैरियट ई विल्सन अवर निग, ये सबसे पहला नोवेल बन गया अफ्रीकन अमेरिकन का, पब्लिश करा गया यूनाइटेड स्टेट्स में। हैरियट ई विल्सन ने यहाँ बताया है कि किस तरीके से रेस का रिलेशन नॉर्थ में है। उन्होंने इस चीज़ को एक्सटेंड किया कि जो स्लेव नरेटिव्स है, जो दास प्रथा है, वो अटैक कौन कर रहा है? अटैक ऑन, किस पे अटैक कर रही है? गुलाम पे, चैटल रिलेशन, चैटल मतलब गुलाम पे। बिलो द मैक्सन डिक्सन लाइन, वो एक लाइन, एक एरिया है, उसके नीचे की बात कर रहे हैं। ऑन चैटल रिलेशन, चैटल का मतलब होता है गुलाम का रिलेशन है, ठीक है। रेवलेशन ऑफ नॉर्दर्न रेशियम, मतलब ये बताता है कि किस तरीके से इन्होंने जो क्षेत्र है, हाँ घरेलू क्षेत्र है, उसमें किस तरीके से रेशलिज्म के बारे में बात करी है, उसको दर्शाया है यहाँ पर। तो रेस, नॉर्थ में रेस का क्या रिलेशन है, कैसे अटैक हुआ, तो ये हैरियट विल्सन अवर निग, उन्होंने अपने इस वर्क में बताया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं 25। वाई इज द कपल इन अरना बॉन्टेम्स, अरना बॉन्टेम्स अ समर ऑफ ट्रेजेडी गेटिंग ड्रेस्ड अप। देखिए, बहुत से बच्चे सोचेंगे ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में कहाँ आ गया ये, बट मैं आपको बता रही हूँ ये इंग्लिश, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का ही हिस्सा है। कुछ चीज़ें जो अनटच्ड होती हैं, नहीं देखी जाती हैं, जब पेपर आता है तब पता चलता है यार ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए पेपर के टाइम पे, राइट। तो वाई इज़ द कपल इन अरना बॉन्टेम्स, ये एक वर्क है। अ समर ऑफ ट्रेजेडी, इसमें कौन ड्रेसअप है? गेटिंग ड्रेसअप, ठीक है। तो ये स्टोरी जो है ये 1933 में अरना बॉन्टम्स ने लिखी थी। ये जब इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, डिप्रेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, ठीक है। और यहाँ पर रेशियल सेग्रीगेशन जिसकी हम बात करें तो नस्ली
बंटवारा भी चल रहा था अमेरिका में। तो स्टोरी शुरू यहाँ से होती है कि जो एक कपल है वो ड्रेस्ड अप है और वो जर्नी के लिए जा रहा है कपल, लेकिन वो नॉर्मल जर्नी समझ के नहीं जा रहे। एज अ जेट शेक्स, एज अ जो जेफ है वो जेफ शेक्स करता है एंड ट्रेम्बल्स, वो कांपता रहता है क्योंकि उसके दिमाग में एक ही थॉट आता है कि ये जर्नी जो है कंटिन्यू टू एंड, ये जो जर्नी अब कंटिन्यू करी है इसका सिर्फ अंत ही होगा। ठीक है, तो ये जो वर्क है तो इसका वर्क जो हम निकल के आता है दैट इज़ टू एंड देयर लाइफ, टू एंड देयर लाइफ। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी भी बहुत समय है, पहले भी था, मैं ये नहीं बोलूँगी, बट नाउ देयर इज़ प्लेंटी ऑफ टाइम, बट मेक गुड यूज़ ऑफ दैट टाइम। प्रतिदिन आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए, ये मैराथन सीरीज़ रेगुलर करते रहिए, आराम से बैठ के देखिए, एक ही बार में वीडियो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर इसको कमेंट सेक्शन में यू कैन गिव मी दैट फीडबैक, और आप लोग तैयारी अच्छी कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं और आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, यू फील इट गुड एंड इट इज़ ईजियर, आपको समझ में भी आ रहा है, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू क्लिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर हिट कीजिए टू फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियोज़ वेयर इट इज़ बीन अपलोडेड। एंड अभी भी मैं बोलती हूँ, जो बच्चे अभी भी इच्छुक हैं जिन्हें ऑनलाइन क्लास लेनी है तो वो लोग मेरे थंबनेल पे दिए हुए नंबर में से किसी पे भी संपर्क कर सकते हैं। बिसाइड्स दिस, अगर किसी को प्रैक्टिस सेट का चाहिए विद सॉल्यूशन, दैट थिंग इज़ ऑल्सो बीन अवेलेबल। तो आप में से जिसको जो फॉर्मेट चाहिए यू कैन गो थ्रू, हमारी सीरीज़ तो चलती रहेगी। अब मुझे किसी बच्चे ने आई सम कमेंट्स विच आई हैव गॉन थ्रू, कई कहते हैं कि ये यूनिट करा दीजिए। आई डू अग्री विद योर पॉइंट, बट द टाइम इज़ वेरी कंस्ट्रेंट टू मी बिकॉज मुझे बहुत क्लासें लेनी होती हैं, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं वीडियो को लेंदी यूनिट वाइज बना सकूं। ऑन दैट बिहाफ ओनली आई एम सेइंग कि यदि आप में से किसी को ऑनलाइन क्लास लेनी है, यू वांट दैट मटेरियल, इवन इफ़ यू वांट पीडीएफ आई कैन प्रोवाइड यू। अगर आपको क्लास नहीं लेनी है, यू वांट पीडीएफ, वी कैन गो थ्रू विद दैट ऑल्सो। अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो क्लास नोट्स भी मिल सकते हैं। सो प्लीज़ व्हाट एल्स इज़ योर चॉइस ऑफ इंटरेस्ट, आप बताइए। टाइम रहेगा, टाइम इन द सेंस पहले मैं सीरीज़ को फिनिश करूँगी, इन बिटवीन जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल मेक सम वीडियोज़ रिलेटेड टू सम टॉपिक्स। टिल देन बाय, टेक केयर, wish you all the best, good luck for your preparation, I would like to say that. Thanks.